हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं विकास कुमार आज बोर्ड एग्जाम 2025-26 सेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है ना। जो अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको जो है कंठस्थ तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही व्हीटस्टोन सेतु जो कि आपका 4 से 5 नंबर का टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते चलते हैं अपने टॉपिक पर। व्हीटस्टोन सेतु टॉपिक डालेंगे भाई, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। इस टॉपिक को जो है हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर भाई व्हीटस्टोन, इनका पूरा नाम बता देता हूँ भाई, चार्ल्स व्हीटस्टोन सेतु, है ना। चार्ल्स जो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया भाई, 4 प्रतिरोधों को यानी एक ऐसे क्रम में रखा और क्रम में रखने के बाद उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है ना। इसमें इन्होंने 4 प्रतिरोधों को यानी कि 4 प्रतिरोध मान लीजिए आपके पास PQRS है, और इन चारों प्रतिरोधों को भाई एक ऐसे तरीके में उन्होंने जो है व्यवस्थित किया, एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया, और वो भी किसमें भाई, श्रेणी क्रम में। किसमें किया भाई, श्रेणी क्रम में। और इन प्रतिरोधों का, चारों प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में रखने के बाद भाई इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ही हमारा क्या कहलाएगा भाई, व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 4 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया भाई, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा गया भाई, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो आकृति का निर्माण हुआ वो एक चतुर्भुजाकार आकृति में हुई। जैसे अब चतुर्भुजाकार आकृति में आपको बता दूं भाई, पतंग ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। पतंग ध्यान में रख लेना मेरे भाई, जिस आकार में पतंग होती है उसी आकार में भाई इसका चित्र होता है, ठीक है ना। जिस आकार में भाई पतंग होती है उसी आकार में इसका क्या होता है भाई, चित्र होता है। तो ध्यान से सुनो भाई, जैसे मैं बना रहा हूं, इसमें व्हीटस्टोन सेतु ने भाई 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है भाई, इस प्रकार से, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि एक प्रतिरोध उन्होंने जो है, एक प्रतिरोध जो है, हाँ यह है, एक प्रतिरोध जो है उन्होंने इस जगह एडजस्ट कर लिया, मान लीजिए अपने पास इस भुजा में, ठीक है, ये है। और एक प्रतिरोध यहाँ एडजस्ट किया, और एक प्रतिरोध उन्होंने यहाँ एडजस्ट किया, एक प्रतिरोध उन्होंने यहाँ एडजस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध मान ले रहे हैं भाई कि यहाँ पर जो प्रतिरोध एडजस्ट है वो आपके पास P है। क्या है भाई, P प्रतिरोध है। यहाँ पर जो प्रतिरोध एडजस्ट है उसको मान ले रहे हैं कि भाई वो Q है। यहाँ पर जो प्रतिरोध एडजस्ट है लगाया है वो मान ले रहे हैं आपके पास R है। और इसके बाद यहाँ जो प्रतिरोध एडजस्ट है इसको मान ले रहे हैं S है। क्या है भाई, S, है ना। इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया भाई, इस प्रकार से उन्होंने चारों प्रतिरोधों को व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। जब इस प्रकार से इन चारों प्रतिरोधों को उन्होंने व्यवस्थित कर दिया तो इस प्रकार से इसको हम व्हीटस्टोन सेतु भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे समझिएगा भाई कि व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में रखना और फिर उसके बाद उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ही हमारा व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है अपने पास, मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट है अपने पास A, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आप मान लीजिए कितना है, A पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना है भाई, B पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कितना है भाई, C पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कितना है भाई, मान लीजिए D पॉइंट है, ठीक है, ये A था। अब उन्होंने क्या किया भाई कि ये जो बिंदु B और D दिख रहे हैं आपको, उन्होंने एक विकर्ण खींचा बिंदु B से कहां खींचा भाई, D तक। बिंदु B से कहां खींचा भाई, D तक। और इस विकर्ण में उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिसको धारामापी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, धारामापी। उन्होंने क्या लगा दिया भाई, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और यहाँ पर ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर एक कुंजी भी एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप चाहें तो एक यहाँ पर कुंजी भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास मान लेने एक कुंजी है।
अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इतना व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने एक सेल से जोड़ दिया भाई, किससे जोड़ दिया, सेल से, ठीक है। तो अब आपके पास जो पॉइंट ए और सी बचे हैं, यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, पॉइंट ए और सी को एक किससे जोड़ दिया भाई, सेल से, किससे जोड़ दिया, सेल से। मान लीजिए कि ये अपने पास एक सेल है, ठीक है, क्या भाई, एक सेल। आप चाहो तो यहां पर भी एक जो है कुंजी लगा सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो एक कुंजी यहां पर भी एडजस्ट कर सकते हैं इस जगह, ठीक है। इस कुंजी को नाम बोल दो भाई K1 और इस कुंजी को नाम बोल दो भाई K2, इसको नाम बोल दो K2, ठीक है। ये है। अब उन्होंने क्या किया भाई, जब सर्किट को, परिपथ को जो है जब एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो सेल से सेतु में धारा को कुछ इस प्रकार से प्रभावित किया भाई कि इस धारा मापी में यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो। और जब उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं है, तब चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S, है ना। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और ये आपसे हालांकि हो सकता है एक नंबर में व्हीटस्टोन सेतु की शर्त पूछ लेता है, तो भाई यही शर्त होती है इसकी, P/Q बराबर R/S। इसी को भाई लिख के छोड़ के चले आना, अगर शर्त पूछे तो फोकट का एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये शर्त होती है इसकी, ठीक है। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकला भाई कि जब सेतु में सेल से क्या करेंगे भाई, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तब इस स्थिति में चतुर्भुज की दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया भाई, व्हीटस्टोन सेतु ने चार प्रतिरोधों को जो है एक विशेष क्रम में रखा और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेल से धारा जा रही है कितनी, I, और थोड़ा सा देखें डीपली, यहाँ सेल से धारा कितनी जा रही है भाई, I धारा जा रही है ना। और ये I धारा जो है पॉइंट A तक, कहां तक भाई, पॉइंट A तक, ठीक है, पॉइंट ए तक आई धारा जाएगी। इस पॉइंट ए पर ये धारा जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, है ना। कुछ धारा भाई इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। तो मान ले रहे हैं कि इधर जो धारा गई है वो धारा कितनी है आपके पास, I1 है, ठीक है ना। तो इसमें भी धारा कितनी जाएगी, I1। अब ये I1 धारा ऐसे सीधी निकलेगी भाई, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर में तो कोई विक्षेप आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये I1 धारा कहां जाएगी भाई, भुजा जो BC है यानी कि जो प्रतिरोध Q है, इसमें कितनी धारा जाएगी भाई, I1 धारा जाएगी। और यही धारा I1, ठीक है ना। और इस वाले में कुछ धारा इसमें डिवाइड होगी, तो इस वाले वायर में मान ले रहे हैं कि धारा कितनी गई है भाई, इस वाले वायर में धारा गई है I2, कितनी गई है, I2। अब यही धारा I2 जो है ये ऐसे ना जाकर के ये सीधा ऐसे जाएगी DC वाली भुजा में, किसमें जाएगी भाई, DC वाली भुजा में जाएगी, है ना। ये I2 धारा ऐसे जाएगी, इसमें कितनी जाएगी भाई, I2 धारा। और ये I2 धारा पॉइंट C पर आएगी, और ऊपर से भी I1 धारा पॉइंट C पर आकर के दोनों धारा क्या हो जाएगी भाई, मिल जाएंगी। जब ये दोनों धारा पॉइंट C पर आकर के मिल जाएंगी, तो ये मुख्य धारा हमारी क्या बन जाएगी भाई, I बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, I। तो इस वाले वायर में ये मुख्य धारा कितनी बन गई, I, ठीक है ना। बात आई समझ में? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना। तो अब इसमें चलो हम लिखते हैं, क्योंकि आपको इसमें थ्योरी भी लिखना होता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या बताया भाई इन्होंने कि इसमें जो है, इसमें चार प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में रखना और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ही व्हीटस्टोन
व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। ठीक है, अब इसमें चार प्रतिरोधों को उन्होंने क्या किया भाई, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया भाई, श्रेणी क्रम में, है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो इसमें चार प्रतिरोध कौन कौन से भाई, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, लिख के चलेंगे यहाँ। इसमें चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर व एस को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेतु में सेल द्वारा धारा प्रवाहित होने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है भाई, इसमें चार प्रतिरोधों पी, क्यू, आर व एस को भाई श्रेणी क्रम में जोड़कर हम लोग क्या करते हैं भाई, एक चतुर्भुज बनाते हैं। और चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित करते हैं। समायोजित मतलब होता है इस प्रकार से हम सेट करते हैं कि जब हम सेल से सेतु में क्या करेंगे भाई, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। जब इस सेतु में धारामापी में कोई भी विक्षेप ना होगा, तो उसके लिए अभी मैंने आपको एक शर्त बताई। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या किया भाई, एक शर्त बताई कि इस स्थिति में क्या होता है भाई, इस स्थिति में चतुर्भुज की इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, है ना। यही चीज आपको अभी बता के गया भाई।
चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में, संलग्न का मतलब होता है भाई आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q, शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात R/S, है ना, का जो अनुपात होता है क्या होता है भाई, दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। तो अर्थात इस भुजा में PQ प्रतिरोध है, इसमें QQ, इसमें R है, इसमें S है। तो क्या लिखा मैंने, इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q तथा शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात R/S के बराबर होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। अब आपसे अगर भाई क्या पूछे, भाई व्हीटस्टोन सेतु की शर्त पूछे, तो भाई इसकी यही शर्त होती है, ये भी मैं अभी आपको बता के गया, P/Q बराबर R/S। क्या होती है भाई, ये व्हीटस्टोन सेतु की शर्त होती है। बच्चा अगर आपसे ये पूछे व्हीटस्टोन सेतु की शर्त लिखिए, तो यही क्या है आपके पास, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त है। ये क्या है भाई, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त, सेतु की शर्त, ठीक है। यही आपकी व्हीटस्टोन सेतु की क्या है भाई, शर्त है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं किरचॉफ के नियम से, इसको सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं आगे की ओर। अब भाई यहां पर एक चीज है कि यहां पर चार प्रतिरोधों को, ठीक है, किसमें जोड़ा गया था भाई, चतुर्भुज में जोड़ा गया था, जिसमें चार प्रतिरोधों को जब हमने एक चतुर्भुज में जोड़ा, तो चतुर्भुज में जोड़ने के बाद हमने जो बिंदु A व C है उसके बीच में हमने क्या किया भाई, एक सेल जोड़ा है और एक कुंजी जोड़ी है। और जो बिंदुओं B व D है, इस बिंदुओं B व D के बीच में एक हमने क्या किया भाई, गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। और चाहो तो आप एक इसमें कुंजी भी एडजस्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रतिरोध P व Q में धारा I1 को प्रभावित किया और प्रतिरोध R व S में धारा हमने किसको किया भाई, I2 को प्रभावित किया, है ना। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे हम लोग, जो है लिख के चलेंगे, इसमें चार प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, चतुर्भुज बनाते हैं। और बिंदुओं B व D और बिंदुओं B व D के बीच एक धारामापी G और कुंजी K2 जोड़ देते हैं और बिंदुओं A व D के बीच A व C के बीच एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी, यानी कि बैटरी के अलावा आप यहां सेल लिख सकते हो, एक सेल E तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, जो अभी मैं आपको समझा के गया भाई यहाँ से, है ना। हमने क्या किया भाई, हमने चार प्रतिरोध PQRS क्या किया भाई, एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है ना। और बिंदुओं B व D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 जोड़ देते हैं। और इसके अलावा बिंदुओं A व C के बीच में क्या कर देते हैं भाई, एक सेल और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, है ना। और यहाँ पर प्रतिरोध P व Q में धारा I1 प्रभावित करते हैं और प्रतिरोध R व S में धारा I2 प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ लिख के चलेंगे, और प्रतिरोध P व Q में
धारा I1 तथा प्रतिरोध R व S में धारा I2 प्रवाहित करते हैं, धारा I2 प्रवाहित करते हैं। तब हम लोग बंद पास, अब देखो इसमें दो पास है भाई, एक आपके पास बंद पास ए बी डी ए है, ठीक है ना, एक आपके पास बंद पास ए बी डी ए है, दूसरा बंद पास आपके पास बी सी डी बी है। पहले पास के लिए जो ए बी डी ए वाला पास है, इसके लिए संधि काम करेगा कौन, ए, और जो दूसरा पास है बी सी डी बी, इसके लिए संधि का काम कौन करेगा भाई, बी करेगा, ठीक है। तो पहले संधि के लिए काम करेंगे हम लोग ए बी डी ए के लिए, किसके लिए भाई, संधि बंद पास ए बी डी ए में किससे चलेंगे भाई, केवीएल नियम से। अब केवीएल नियम भाई किरचॉफ के द्वितीय नियम को कहते हैं ना, केवीएल नियम शॉर्ट में, है ना। तो बंद पास ए बी डी ए में केवीएल नियम से, ठीक है। अब केवीएल नियम क्या बताया मैंने भाई, केवीएल नियम मैंने आपको पढ़ाया अभी, है ना, क्या पढ़ाया भाई, कि पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, क्या होता है भाई, प्रतिरोध का गुणनफल। अब देखो भाई, मैंने अभी आपको व्हिटस्टोन सेतु की शर्त बताई है ना, इसमें मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि भाई जब सेल से धारा प्रवाहित करेंगे तो इस धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें विक्षेप क्या है भाई, शून्य है। तो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इसमें विक्षेप क्या है भाई, शून्य है, ठीक है ना, कोई भी धारा इसमें प्रभावित नहीं हो रही है। तो ये धारा और इसके संगत में ये जो प्रतिरोध है, इसका गुणनफल लेंगे। अब देखो भाई, जब हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे ऐसे, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। और जब हम लोग धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। तो ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम तो धारा की दिशा में ऐसे जा रहे हैं, यानी I1 धारा ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर I2 और इनटू में जो R है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि एक तरीका और है आपके पास यहाँ से कि ये धारा जो है I1 धारा संधि पर ऐसे करके वापस आ जाएगी, लेकिन I2 धारा ऐसे करके वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो जो I1 धारा है और जो प्रतिरोध है P, उसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, अर्थात ये बन जाएगा I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R, और इस पास में कोई भी भाई सेल नहीं लगा है, ए बी डी ए पास में कोई भी सेल नहीं लगा है। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, विद्युत भागफल जीरो होगा। इस स्थिति में विद्युत भागफल क्या होगा भाई, जीरो होगा, ठीक है। अब ये माइनस का I2R उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। तो ये हो जाएगा I1P बराबर हो जाएगा I2R। इसको मान ले रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण सेकंड बनाएंगे बंद पास सेकंड से। इसी प्रकार बंद पास, अब भाई बंद पास कौन सा था अपने पास, बंद पास हो जाएगा वहां पर बी सी डी बी में केवीएल नियम से, किससे भाई, केवीएल नियम से। तो देखो बी सी डी बी है, दूसरा पास क्या है अपने पास, यहाँ पर पॉइंट लिए थे ना मैंने, बी सी डी बी, ये इसका दूसरा पास है बी सी डी बी। अब सुनो भाई, ये जो धारा I1 है, ये धारा I1 ऐसे जाएगी, ऐसे वापस इस पे आ जाएगी, तो ये धारा I1 और ये प्रतिरोध Q का जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जो I2 धारा है, ये I2 धारा कभी भी ऐसे जा रही है ना, तो ये I2 धारा कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, ये I2 धारा पास से दूसरी तरफ निकल जाएगी, यानी कि ये I2 धारा संध पर वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये एक तो हम दिशा चल रहे हैं ऐसे करके, और ये I2 धारा जा रही है ऐसे, हम लोग जा रहे हैं ऐसे, तो धारा की हम विपरीत दिशा में हो गए। तो ये धारा और ये प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, माइनस का, ठीक है। तो ये कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा, देखो यहां, अब ये आएगा अपने पास I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस
बराबर में 0, क्योंकि कोई भी आपके पास विद्युत भागफल नहीं लगा है, कोई भी आपके पास यहाँ पर विद्युत भागफल नहीं लगा है, ठीक है। इस पास बी सी डी बी में कोई भी विद्युत भागफल नहीं लगा है, तो उस समय विद्युत भागफल क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। तो I1 इंटू क्यू यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव हो गया, और ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये I2 इंटू एस 0 तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो I1 इंटू क्यू बराबर हो जाएगा I2 इंटू एस। इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम अगर समीकरण सेकंड में और फर्स्ट में रिलेशन देखें, यानी कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड से क्या करते हैं भाई, डिवाइड। समीकरण समीकरण किसमें, फर्स्ट में किससे करते हैं भाई, समीकरण सेकंड से डिवाइड कर दे, भाग कर दें। तो देखो भाई, समीकरण फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड का समीकरण सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड से भाग करेंगे, तो ये अपने पास आएगा I1P अपॉन में हो जाएगा I1Q, है ना, I1P अपॉन में I1Q, और समीकरण फर्स्ट के राइट हैंड साइड का समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड से भाग कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये अपने पास बराबर में होगा I2 इंटू आर अपॉन में होगा I2 इंटू एस, ठीक है, यही होगा ना। अब इसके अलावा यहां देखिए कुछ चीजें कट रही हैं, I1 से I1 कट गया मेरे भाई, I2 से यहाँ I2 कट गया, कितना बचा, P अपॉन Q बराबर में हो गया, कितना बचा है, R अपॉन S, ठीक है ना। तो यही आपको मैंने अभी व्हीटस्टोन सेतु की जो है शर्त बताई थी, यही मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु की शर्त बताई थी, ठीक है ना, जिसको हमने किरचॉफ नियम की सहायता से क्या कर दिया भाई, सिद्ध कर दिया, ठीक है। और ये 2025 के सभी बोर्डों के लिए जो है व्हीटस्टोन सेतु काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये अगर पूरा टॉपिक आपसे पूछेगा तो 4 से 5 नंबर में पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को, वीडियो को जो है पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अगर आपको शर्त पूछता है तो भाई शर्त तो आपको फोकट की मिल जाएगी यहाँ से 1 नंबर की, ठीक है। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S लिख के चले आना, ठीक है। थैंक यू।